Hello students of class 10, welcome to our online class, and in this class we are going to discuss about the biotic components of an ecosystem. यानी हम इस क्लास में बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स इज ऑल्सो काउंटेड एज द लिविंग कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल्सो काउंटेड एज द लिविंग कंपोनेंट. ठीक है, लिविंग कंपोनेंट्स. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स को हम लोग लिविंग कंपोनेंट्स के नाम से भी जानते हैं. हमारे जो इकोसिस्टम होते हैं, इस इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर इट इज माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, इट डजंट मैटर, बट the all living organisms are counted as the biotic components of the environment. यानी सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के तौर पर काउंट किए जाते हैं. इस बायोटिक कंपोनेंट्स को ब्रॉडली 3 अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया. 3 ग्रुप्स, 1 प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर एंड द थर्ड इज द डिकम्पोजर. यानी 3 ग्रुप्स हैं, पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें से सबसे पहले हम लोग प्रोड्यूसर का डिस्कस करेंगे. विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर काउंटेड एज प्रोड्यूसर. किसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, किसे हम लोग कंज्यूमर और किसे हम लोग डिकम्पोजर कहेंगे. कहता है कि प्रोड्यूसर आर दूज ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर फूड, है ना, which can prepare their food with the help of simple inorganic materials. Simple inorganic materials. ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स से जो अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स. ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं. ये प्रोड्यूसर्स 2 तरह के हो जाते हैं. ठीक है, एक जो मैक्रोस्कोपिक है, जो हमें दिखाई देते हैं, और ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं. और ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्रोड्यूसर्स को हम लोग प्लैंक्टन्स कहते हैं. ठीक है, ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लैंक्टन्स कहते हैं. ठीक है, अब प्लैंक्टन्स भी 2 तरह के हो जाते हैं. इसमें खास करके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स. ठीक है, क्या नाम दे देते हैं इसे? फाइटोप्लैंक्टन्स नाम दे देते हैं. ठीक है, और इस तरह से ये जो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है फाइटोप्लैंक्टन्स, और उसके अलावा हैं आपके प्लांट्स जो हैं, जो ट्रीज हैं, ठीक है, वो सब हैं. ये सारे के सारे जो हैं वह जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी खुद से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि इन्वायरमेंट में होते हैं, उनसे अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसमें प्लैंक्टन्स में देखते हैं, प्रोड्यूसर्स में देखते हैं कि इन्हें कौन कौन से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने फूड को प्रोड्यूस करने के लिए. क्योंकि आपने जो ए बायोटिक कंपोनेंट्स है, उस ए बायोटिक कंपोनेंट्स में पढ़ा था सिंपल मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के बारे में. इसमें या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी उसमें वह तीनों एलिमेंट्स का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. इन्हें चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए अपने सराउंडिंग मीडियम से 2 चीजें चाहिए एसेंशियल. ठीक है, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर 2 वाटर, और तीसरा जो सब्सटेंस है दैट इज नेचुरली ऑल्सो ऑक्योर्स, दैट इज द सनलाइट. और ये अगर 3 चीजें मिलती हैं तो उसके पास चौथा चीज ऑलरेडी होता है. ठीक है, और वो कौन होता है? तो वो होता है आपका क्लोरोफिल. अब इसी कारण से, यानी क्लोरोफिल के प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ये जो प्लांट्स हैं ये भी 2 तरह के बढ़ जाते हैं. एक ग्रीन प्लांट्स और दूसरा नॉन ग्रीन प्लांट्स. तो जो प्रोड्यूसर हैं, ओनली प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन
प्लांट्स यानी ग्रीन ऑर्गेनिजम्स है जिसके पास क्लोरोफिल है और वही कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। तो इन्हें अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, जिसमें इसका कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा है वाटर है, और तीसरा है इसके पास सनलाइट इसे चाहिए जो इसे मिल जाएगा सराउंडिंग से, और इसके बाद इसके पास ओन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, और ये अगर कंडीशंस किसी भी प्लांट के पास अगर अवेलेबल हैं तो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। इवन कि हम लोग जिसे कहते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, वह इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो उसमें भी अगर क्लोरोफिल है, उसमें अगर क्या उसमें क्लोरोफिल है, चाहे वह पीचर प्लांट हो चाहे वेनस फ्लाईट्रैप हो, उनमें क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट वह केवल अपने जो नाइट्रोजन सॉल्ट होता है उसको गेन करने के लिए वह इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। खैर चलिए, तो वो सारे के सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वह अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं और वो भी अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूटिलाइज करके, और वह फूड जनरेट कर सकते हैं, वह एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, और वह अपने ही जनरेटेड एनर्जी में से कुछ परसेंट यूज करते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, अपने वेरियस लाइफ फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वह अपने बॉडी में स्टोर कर देते हैं जो फर्दर वह इससे आगे प्रोवाइड करेंगे। यानी प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूस करेंगे, और क्या प्रोड्यूस करेंगे? फूड प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और फॉर वो विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए? तो फॉर कंज्यूमर्स एंड एट लास्ट फॉर डिकम्पोजर्स। यानी ऑल द लिविंग क्रिएचर्स except producers are directly or indirectly depends on plants for their food. These है ना, दिस वे यह अपने वह एनर्जी या फूड जनरेट करते हैं और अपने वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स यानी कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स को यह अपना फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये वर्क हो गया आपका प्रोड्यूसर का। अब कहता है कि फंक्शंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के फंक्शंस क्या हैं? कहता है कि यह सन के एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, वह उस ट्रैप्ड एनर्जी को नेक्स्ट मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, वह फूड को खुद से जनरेट कर सकता है, और न सिर्फ अपने लिए बल्कि अनदर लिविंग क्रिएचर्स के लिए भी यह फूड को जनरेट कर सकता है, फूड को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा कि ये प्रोड्यूसर से। अगला है आपका कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन है? तो यहां पर कहता है कि ऐसे लिविंग क्रिएचर्स जो कि अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं इन प्रोड्यूसर्स पर, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर्स। और ये कंज्यूमर्स जो हैं वह अपने से खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि अपने फूड के लिए यह दूसरे लिविंग क्रिएचर यानी किस लिविंग क्रिएचर? प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये कंज्यूमर जो होता है वह भी कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, कंज्यूमर कैटेगराइज किया जाएगा। इसमें आपका होता है कि इसको हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं किस किस ग्रुप में? तो इसमें आ जाता है हार्बिवोर्स, हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, और तीसरा होता है ओमनिवोर्स। ठीक है, लेकिन हम लोग जो इस हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में इसको कैटेगराइज करते हैं, ये होता है मतलब अर्ली क्लासेस में। लेकिन हम लोग जो कैटेगराइज करने वाले हैं इसको कुछ एडवांस कैटेगरी प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें हम लोग अपने कंज्यूमर्स को कैटेगराइज करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, जिसमें सबसे पहला आ जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। कौन आ जाता है? प्राइमरी, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरे नंबर में आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर।
तीसरे नंबर में आ जाएगा आपका टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। टर्सरी कंज्यूमर, और लास्ट में आ जाएगा क्वाटनरी कंज्यूमर। चौथे नंबर में आ जाएगा क्वाटनरी कंज्यूमर। क्वाटनरी कंज्यूमर, इसमें 3 अलग अलग कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी कंज्यूमर। अब इसमें आते हैं, पहला नंबर 1 प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहते हैं? कहता है कि वैसे कंज्यूमर्स जो कि सीधे प्रोड्यूसर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंज्यूमर्स को हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। आपके जितने भी हार्बीवोर्स हैं जो अपना फूड सीधे तौर पर प्लांट से या प्लांट प्रोडक्ट से ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे डियर, ग्रास हॉपर, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं एंड लॉट्स मोर। और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो कंज्यूम कर लेता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं वह सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। फिर नेक्स्ट इसी तरह से चेंज चलता है सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर और क्वाटनरी कंज्यूमर का। प्राइमरी पर सेकेंडरी, सेकेंडरी पर टर्सरी, टर्सरी पर क्वाटनरी कंज्यूमर्स डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कभी कभी ये क्वाटनरी कंज्यूमर्स भी प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करने वाले ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, सेकेंडरी भी है ना, टर्सरी भी और क्वाटनरी भी, ठीक है। और इस सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी और क्वाटनरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, जबकि टर्सरी कंज्यूमर को क्वाटनरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता है। और इस तरह से यह एक फूड चेन बनता जाता है जिसमें कि फूड जो है वह प्रोड्यूसर से ऑब्टेन करता है कंज्यूमर। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर मिल जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करके सेकेंडरी इस तरह से टर्सरी और क्वाटनरी कंज्यूमर तक फूड को पहुंचा दिया जाता है। अब सोचेंगे कि सर क्या ये फूड का जो चेन है, जो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का जो चेन है, क्या वो और लंबा किया जा सकता है? कहता है नहीं, इससे ज़्यादा लंबा नहीं किया जा सकता है। और इसके बारे में हम डिटेल तब जानेंगे जब इससे क्यों लंबा नहीं किया जा सकता, क्यों आगे इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्यों इस फूड चेन को और बड़ा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम जब रेमंड लिंडमैन का एक थ्योरी पढ़ेंगे 10% लॉ, तब हम बेहतर से समझ पाएंगे, तब हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि इस फूड के चेन को लंबा, कंज्यूमर्स की जो लाइन है, कंज्यूमर्स का जो इंटरडिपेंडेंसी है, इसको और बड़ा क्यों नहीं किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है? और एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो कंज्यूमर्स हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, एक स्मॉल कंज्यूमर्स और एक लार्ज कंज्यूमर्स। ये दोनों कंज्यूमर्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं और ये फूड चेन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खास करके सीज और ओशियंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पर प्लांट्स की संख्या कम होती है और वहां पर ये कंज्यूमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और इन स्मॉल यानी माइक्रोस्कोपिक कंज्यूमर्स को, जिस तरह से हमने माइक्रोस्कोपिक प्रोड्यूसर्स को फाइटोप्लैंक्टन्स कहा था, तो माइक्रोस्कोपिक जो कंज्यूमर्स होंगे दीज आर कॉल्ड जूप्लैंक्टन्स। इसका नाम हम रख देते हैं जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, इसका नाम हो जाता है जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, और इस तरह से यह एक्वाटिक एनवायरनमेंट में फूड को जनरेट करने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, जहां जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करेगा और जूप्लैंक्टन्स को रेस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी इस तरह से यह फूड ट्रांसफर होता जाएगा। छोटी मछली बड़ी मछली को बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, फिर वो मछली किसी और के द्वारा, यानी वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म। This is the way of transfer of food from one to another. एक ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे को खा जाता है
और वह खुद भी किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा खा लिया जाता है। इसमें सबसे टॉप पर आ जाता है क्वाटर्नरी, जिसका कोई भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता है, केवल उन्हीं को हम लोग क्वाटर्नरी कंज्यूमर में रख सकते हैं। ये टॉप मोस्ट कार्निवोर होते हैं, ठीक है, टॉप कार्निवोर होते हैं और इनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट आते हैं डिकम्पोजर्स में। जब ये प्रोड्यूसर्स हों चाहे कंज्यूमर्स हों, जब ये मर जाते हैं तो ये इनकी बॉडी को डिकम्पोज कर दिया जाता है। इनकी बॉडी को जो ये अपने सराउंडिंग मीडियम से जो भी मटेरियल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स लेते हैं, वह उन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को फिर नेचर को क्या किया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। वो हम कंपाउंड अपने अंदर रख नहीं सकते, ठीक है, और इसलिए नेचर से लिए गए कंपोनेंट्स को रिटर्न कर दिया जाता है बाय द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स भी दो अलग अलग तरह के होते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक डिकम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, और ये बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। और उसी तरह से कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो कि डिकम्पोज करने का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको पहले से पता है कि फंगस के कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो डिकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं, जिसे हम लोग ये प्लांट्स जो हैं वो फंगस की कैटेगरी में आते हैं, जैसे मशरूम वगैरह हैं। तो मशरूम्स भी जो है वह डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड अपॉन करते हैं, यानी वह डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को ब्रोकन डाउन करते हैं एंड उसको वह डिकम्पोज करके और नेचर को रिटर्न करते हैं। लेकिन जब ये मशरूम्स भी बढ़ जाएं तो ये छोटे डिकम्पोजर्स उनकी भी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से यह जो नेचर में एनर्जी का ट्रांसमिशन है यह कंटिन्यूअस। फिर ये जब डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे तो इनके डिकम्पोज करने का फ़ायदा क्या है? तो ये डिकम्पोजर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इस नेचर में प्रेजेंट जो वेस्ट अमाउंट्स होते हैं उसका अमाउंट को रिड्यूस कर देता है, वह नेचुरल मटेरियल्स को रिसाइकल कर देता है। ये डिकम्पोजर्स का इंपॉर्टेंस है। डिकम्पोजर्स के बिना इस अर्थ का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड, नथिंग टू बी क्रिएटेड एंड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। कुछ भी बनता नहीं है और बिगड़ता नहीं है, खत्म नहीं होता, विनाश नहीं होता। यह एक से दूसरे फॉर्म में केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, एक से दूसरे फॉर्म में केवल उसे चेंज किया जा सकता है, और इसका में सबसे बड़ा रोल इस डिकम्पोजर का होता है। ये ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और इस तरह वह मटेरियल्स के रिसाइकलिंग प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको ये जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हर्बीवोर्स जो हैं वह प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, और कार्निवोर्स हो चाहे ओमनीवोर्स हो यह इस सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स में ही आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग डिफरेंट फूड चेन्स और फूड वीव को बनाएंगे, और जो हमने फूड चेन का डिस्कशन थोड़ा सा आपको बताया है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फूड चेन्स बनते हैं और किस तरह से इन फूड चेन्स का, ठीक है, सर्वाइवल इंश्योर होता है, किस तरह से फूड चेन्स जो हैं वो अपने सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।